हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यहाँ पे यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। और आप लोग एएनएम के कैंडिडेट हैं तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से, जिनका एग्ज़ाम 5 जनवरी को है। तो अगर आप इस वीडियो को 5 जनवरी से पहले देख रहे हैं, क्योंकि आपका 5 जनवरी का एक एग्ज़ाम 5 जनवरी का है, उसके बाद कुछ गैप है, फिर 11 और 12 को है। तो जिनका 11-12 को है वो तो देख रहे होंगे, तो उनको तो पूरा यूजफुल है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल जो 5 जनवरी को इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि वीडियो नंबर 69 एक मास्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट यह 30 क्वेश्चन एक लेवल का है जो आपको बहुत सारा नॉलेज देगा और एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारे दिमाग को खोलेगा, समझ गए। तो यह एएनएम कैंडिडेट आप सभी बिहार के हैं, 5 जनवरी का एग्ज़ाम है, तो आपको बिल्कुल यह वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो बिना किसी समय लिए हुए आप लोग को फिर से एक बार शुभकामना देते हैं कि आपको आपका जीवन बेस्ट हो, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अचीव करें अपने गोल को, जॉब पाएँ और अपने जीवन और अपने परिवार के खुशहाली में भागीदारी बने। एक जॉब आपके हर एक खुशी को दिलाएगा अगर आप जॉब मिल जाएगा तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं एएनएम के, सब जो अच्छे से ट्राई किए हैं उन सबको जॉब हो जाए, क्योंकि वैकेंसी अच्छा खासा है। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। दिल से आप लोग को मैं गुजारिश करता हूं गॉड से कि आप लोग को एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट मिल जाए आप लोग को, समझ गए। चलिए फिर से शुरू करते हैं 69 नंबर का यह वीडियो। जो लोग अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं फिर से कहता हूँ, 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, 20 छोड़िए, 1 से लेकर 10 नंबर तक के अगर वीडियो को आप देख लेते हैं, तो यह वीडियो मास्टर वीडियो है। वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 10 तक अगर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो यह मास्टर वीडियो है माय डियर। बहुत ज़बरदस्त यहाँ से आपको क्वेश्चन आने का उम्मीद है। बाकी हम तो अभी 69 नंबर का वीडियो कर रहे हैं, समझ रहे हैं कितना दूर आ गए। ठीक है ना। कहता है सुप्राप्यूबिक दर्द जो है किस क्षेत्र में होता है, मतलब कौन से रीजन में सुप्राप्यूबिक दर्द होता है। तो माय डियर, पेट के निचले हिस्से में सुप्राप्यूबिक जो है पेन होता है महिलाओं में। ठीक है, आगे है, कहता है मोशन सिकनेस जो है, मोशन सिकनेस ड्रग चॉइस क्या होता है मोशन सिकनेस में। तो मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि जैसे गति वाला बीमारी, ठीक है, जैसे गाड़ियों में चल रहे हैं, वोमिटिंग का मन हो गया, तो उसमें जो फर्स्ट जो ड्रग का चॉइस होता है वह साइक्लिजीन, समझ गए, मेक्लाजाइन एंड प्रोमेथाजाइन होता है। ये सब आपके मोशन सिकनेस में बहुत उपयोगी होता है, ध्यान में रख लीजिए। साइक्लेजिन, मेक्लाजाइन, प्रोमेथेजाइन, ये सब मोशन सिकनेस में है। और अगर वोमिटिंग के लिए कहता, वोमिटिंग मिचली के लिए, तो वहाँ पे डोमपेरिडेन होता है। ठीक है, डोमपेरिडेन या ओंडेम होता है। पोषण एनीमिया है माय डियर, वैसा एनीमिया जो पोषण में लेने वाले तत्वों की कमी से होता हो, जैसे आयरन भोजन के माध्यम से लेते हैं, पोषण में लेते हैं, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन भोजन में लेते हैं, फॉलिक एसिड, ये सब आपको पोषण में चाहिए। अगर इन सब का पोषण में कमी हो जाता है तो आपको एनीमिया होगा। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सबसे कॉमन एनीमिया है पोषण एनीमिया के उदाहरण में। ठीक है, बाकी विटामिन B12 के कमी से भी एनीमिया होता है और फॉलिक एसिड के कमी से भी एनीमिया होता है, समझ गए। कहता है कि पीएचसी पर टीका को कौन सी तापमान पर स्टोरेज करके रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वहाँ पे टीका को जो स्टोरेज, वैक्सीन को जो स्टोरेज करने का तापमान होता है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपके सामने में है, यहाँ पे देख लीजिए, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको तापमान पर रखा जाता है स्टोर करके वैक्सीन को। आगे है शिशु में जो खंड ओष्ठ होता है, क्लेफ्ट जो लिफ्ट होता है, उसका जो मरम्मत रिपेयर करने का जो आइडियल एज होता है वह कितना होता है। तो माय डियर, एक बच्चा है, अगर उसका तालू कटा हो, ओठ कटा हो, तो तालू का मरम्मत करने का एज जो है 8 महीना होता है। और अगर ओठ की बात करेगा, कटा हुआ ओठ की बात करेगा, जो कि एक जन्मजात होता है, तो यह जो है आपके 6 मंथ में बच्चा को मरम्मत करने का एक आदर्श आयु है, समझ गए। जबकि तालू की बात करेगा तो 8 मंथ। ओके, आगे है, कहता है कि गर्भ के किस उम्र में गर्भाशय नाभि के स्तर तक पहुंच जाता है। मतलब कहता है कि गर्भ अवस्था के कितने समय के बाद जो यूटेरिन होता है, मतलब जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, वह नाभि के स्तर तक पहुंच जाता है, अम्बिलिकल के लेयर तक पहुंच जाता है। चूँकि यूट्रस धीरे धीरे आकार में बढ़ेगा, उसमें बच्चा बढ़ेगा तो यूट्रस भी अपना जगह बढ़ाएगा। तो यूट्रस नाभि के स्तर तक 18 से 20 सप्ताह में चला जाता है, समझ गए, 18 से 20 सप्ताह।
ओके, आगे चलिए। कहता है माय डियर सिफेलिक प्रस्तुति में सबसे उपयुक्त प्रस्तुति कौन सी होती है। माय डियर सिफेलिक प्रस्तुति कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति में जो प्रेजेंटेशन होता है बच्चे का, जो है सिर अगर नीचे होगा और पैर जो है ऊपर होगा, तो यह जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन माना जाता है। अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन में एक प्रकार होता है वर्टेक्स होता है, जो सीधा सीधा रहता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है वर्टेक्स को। एक सोल्जर पोजीशन होता है, समझ गए। एक तो जो है यही आपका सोल्जर वर्टेक्स, ये सब जो है सिफेलिक प्रस्तुति का प्रकार होता है। सिफेलिक प्रस्तुति में सबसे अच्छा प्रस्तुति वर्टेक्स प्रस्तुति होता है। रही बात ब्रिज प्रस्तुति का, तो ब्रिज प्रस्तुति में होता यह है कि सर ऊपर होता है और पैर नीचा होता है, या फिर जो हिप होता है, जो बटक होता है नितंब, वह जो है नीचे होगा, सिर ऊपर होगा, तो ये ब्रिज पोजीशन होता है, समझ गए। तो ब्रिज पोजीशन जो है नॉर्मल नहीं होता है डिलीवरी के लिए, यह डिफ़िकल्ट वाला होता है। नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन को माना जाता है, ठीक है। सिफेलिक में भी सबसे बढ़िया वर्टेक्स को माना जाता है। सिफेलिक का ही प्रकार है वर्टेक्स, समझ गए, तो ये ध्यान में रखिएगा। कहता है प्रथम गर्भ अवस्था में, मतलब प्री मैग्रेविडा। प्री मैग्रेविडा का मतलब होता है कि प्रथम बार जो महिला गर्भ के अवस्था में है, तो उसको टीटी का टीका जो है प्रथम बार कब दिया जाता है। तो माय डियर हम लोग जानते हैं कि जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके संभव, जब हम जान गए कि महिला प्रेगनेंसी में आ गई है, कन्फर्म हो गया है, तो जितना जल्दी हो सके आप टीटी का प्रथम टीका दिलवा दीजिए। और हम जानते हैं कि प्रथम टीका और द्वितीय टीका के बीच में 1 मंथ का जो है गैप आपका होना जरूरी होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे है माय डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि बच्चे में जो स्पाइना बाइफीरा होता है, यानी जो कुबर नहीं निकल जाता है पीठी पर, यह स्पाइना बाइफीरा होता है बच्चे में, ठीक है। जो आपके ये स्पाइना जो होता है, यह स्पाइन में आपका जो स्पाइनल कोड होता है ना, वह बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यह स्पाइना बाइफीरा जो बच्चे में एक जन्मजात रोग होता है, यह जो है आपके किसके कमी के कारण होता है, तो माता में फॉलिक एसिड के कमी के कारण बच्चे में स्पाइना बाइफीरा हो जाता है। फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी से बच्चे में स्पाइना बाइफीरा होता है, समझ गए। आगे देखिए, कहता है रोग से रोकथाम और बचाव के लिए क्वारंटाइन अधिनियम, क्वारंटाइन एक्ट कब आया। माय डियर रोगों से प्रिवेंशन और बचाव के लिए जो क्वारंटाइन एक्ट आया वह 1897 में आया। क्योंकि क्वारंटाइन क्या करता है कि कोई भी इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है उसको अन्य व्यक्तियों से दूर जो है रखा जाता है, और यह क्वारंटाइन एक्ट 1897 में आया, जो कि कोविड के समय में बहुत प्रचलित था क्वारंटाइन, ठीक है ना। कहता है प्लम्बिज्म किसके पॉइजनिंग के कारण होता है। माय डियर प्लम्बिज जो होता है, प्लम्बिज नॉर्मली जो है आपको एलिमेंट पॉइजनिंग के कारण माना जाता है। एलिमेंट पॉइजनिंग में भी खासकर लीड पॉइजनिंग, समझ गए, जो आपके बॉडी में पॉइजन फैलाता है वह लीड पॉइजनिंग होता है, जिसके वजह से प्लम्बिज्म होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्लम्बिज्म जो होता है एक फेफड़े का समस्या होता है, ठीक है ना। हेलुसिनेशन किस प्रकार का रोग है। माय डियर हेलुसिनेशन, डेलूजन, यह एक प्रकार का फॉल्स परसेप्शन, गलत जो है किसी चीज़ के बारे में गलत जानकारी, गलत जो है विचार जो है आपके हेलुसिनेशन से संबंधित है। हेलुसिनेशन परसेप्शन का अवबोधन का एक समस्या है, ठीक है। आगे है माय डियर, कहता है स्खलन के बाद कितने समय तक शुक्राणु जो है जीवित रहता है। तो माय डियर अगर कोई मेल अगर किसी फीमेल के भेजाइना में डिस्चार्ज करता है, ठीक है, एजुकुलेट करता है, तो उसका जो स्पर्म होता है वह जो है 3 से लेकर 5 दिन तक नॉर्मली जिंदा रहता है। नॉर्मली ये जो है 72 घंटे ही माना जाता है। किसी अगर ऑप्शन में आपका 5 दिन दिया रहेगा तो 120 घंटा होगा। अगर आपका 3 दिन दिया है ऑप्शन में तो 3 ही मारिएगा, 3 ही राइट आंसर होगा, समझ गए। तो 3 मतलब 72 घंटा। कहता है किस समिति के सिफारिश पर पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है लाया गया। मतलब किसके सिफारिश पर प्राइमरी हेल्थ केयर को लाया गया। प्राइमरी हेल्थ केयर होगा, ठीक है ना, प्राथमिक देखभाल। तो माय डियर यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी न किसी 9 शिफ्ट में एग्जाम है ना आपके, 3 दिन 3 शिफ्ट होगा, तो भोर कमेटी के सिफारिश पर पीएचसी को लाया गया। भोर कमेटी, मुलादियर कमेटी, समझ गए, श्रीवास्तव कमेटी, मेहता कमेटी, सभी
कमेटी कब गठन किया गया वो वीडियो हम डाल चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पीएचसी भोर कमेटी के सिफारिश पर लाया गया। नक्सीर वाले कहता है नाक से ब्लड अगर किसी मरीज को जा रहा है, ठीक है, तो उसको नोज को पिंच करके हम कितना देर तक रखेंगे, तो 10 मिनट तक हम नोज को जो है पिंच करके रखेंगे। नाक को जो पिंच किया जाता है ना, नाक को जैसे किसी को नाक में है ब्लड हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसको नोज को जो पिंच किया जाता है, मतलब जो नाक को भरा जाता है, तो वह पिंच 10 मिनट तक जो है रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। ओके, आगे है, कहता है राउंड वर्म यानी गोल कृमि के उपचार के लिए प्रथम पसंद औषधि कौन सी है। मतलब फर्स्ट चॉइस ऑफ जो है राउंड वर्म, मतलब जैसे गोल कृमि हो जाता है ना पेट में, बच्चा सबके देखते होइएगा, तो उसमें जो फर्स्ट चॉइस होता है मेडिसिन का एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, ठीक है। ऑप्शन में जो रहेगा एल्बेंडाजोल रहेगा तो एल्बेंडा मारिएगा, मेबेंडा रहेगा तो मेबेंडाजोल मारिएगा, समझ गए। आगे है, कहता है प्रसव के तुरंत बाद रक्तस्राव कितने समय तक चलता है। माय डियर, बहुत ज़्यादा जो रक्त होता है ना, तो वह प्रसव के जैसे डिलीवरी के 24 घंटे तक जो है आपको वह जो है डिलीवरी के 24 घंटे तक ब्लीडिंग जो है आपके हो सकते हैं, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कहता है मानव कंकाल में अवशेषी हड्डी वाला भाग कौन है। देखिए, अगर सीधा अवशेषी वाला भाग पूछता तो कॉक्सिक्स भी हो जाता, अपेंडिक्स भी हो जाता, टॉन्सिल भी हो जाता, ठीक है। तो हमारे शरीर में वैसा भाग जिसका कोई ज़रूरी नहीं होता है वही अवशेषी होता है। तो जो कॉक्सिक्स होता है यह एक हड्डी है, समझ गए। कॉक्सिक्स एक आपका हड्डी है, पूंछ वाला हड्डी, जो एक अवशेषी हड्डी है। तो अगर अवशेषी हड्डी पूछेगा तो कॉक्सिक्स, और सीधा अवशेषी अंग पूछता तो वहाँ पे अपेंडिक्स भी हो जाता, ठीक है, अपेंडिक्स भी हो जाता। उसके बाद टॉन्सिल रहेगा तो टॉन्सिल जो है टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल रहेगा तो टॉन्सिल, और अगर कॉक्सिक्स रहेगा तो हड्डी जरूर पूछेगा तो कॉक्सिक होगा, ठीक है। तीनों जो है अवशेषी अंग है। बाकी क्वेश्चन पूछता कैसे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है कार्डियक टेम्पोनेट का एक प्रमुख आघातीय कारण क्या है। माय डियर, आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे कि हृदय टेम्पोनेट, ठीक है, हृदय टेम्पोनेट कार्डियक टेम्पोनेट का एक प्रमुख शॉक वाला कारण क्या है, आघातीय कारण क्या है, तो आघातीय कारण पूछेगा तो वह कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है ना। कार्डियोजेनिक शॉक जो है कार्डियक टेम्पोनेट का एक महत्वपूर्ण जो है आघातीय कारण है, कार्डियोजेनिक शॉक। नहीं तो वैसे कार्डियक टेम्पोनेट का प्रमुख कारण होता है ट्रॉमा, चोट लगना, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे है, महिलाओं में सबसे समान प्रकार का कैंसर, सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ होता है, तो सर्वाइकल में होता है, सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, कहता है इलेक्ट्रोलाइट अधिकतर किसके द्वारा नष्ट होते हैं। तो माय डियर, इलेक्ट्रोलाइट अधिकतर जो है आपके यूरिन के द्वारा नष्ट होते हैं। अगर ऑप्शन में यूरिन है तो यूरिन मारिएगा, अगर ऑप्शन में आपके स्वीट मतलब पसीना है तो पसीना को मारिएगा, ठीक है। पसीना और यूरिन दोनों के द्वारा जो है आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट जो होता है निकलता है पानी के माध्यम से, ठीक है। कहता है प्री स्कूल का उम्र कितना होता है। प्री स्कूल का मतलब होता है कि स्कूल से पहले। तो माय डियर, स्कूल से पहले जो आंगनबाड़ी होता है ना, आंगनबाड़ी, तो वह आंगनबाड़ी एक प्री स्कूल भी होता है, जहाँ पे 6 वर्ष तक बच्चों को जो है रखा जाता है, बच्चे को सब चीज़ जो भी है सिखाया जाता है। आंगनबाड़ी में 6 वर्ष तक ही ना सेवा दिया जाता है। तो यही जो है आपको 3 से 6 वर्ष तक का उम्र जो है प्री स्कूल का होता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 3 रहेगा तो 3 मारना है, ऑप्शन में 5 रहेगा तो 5 मारना है, 6 रहेगा तो 6 मारना है, ऑप्शन के हिसाब से मारना है प्री स्कूल का उम्र का बच्चा, ठीक है। नॉर्मली अगर रहेगा तो 5 मारना है, ठीक है। नॉर्मली अगर 5 भी है, 6 भी है तो आपको 5 मारना है, ठीक है। आगे चलिए, कहता है माय डियर, किस उम्र में बच्चे को मूत्राशय पर नियंत्रण मिलता है। मतलब किस उम्र में, देखते होइएगा बच्चा जो है बेड पर ही पेशाब कर देता है, तो वह उसका कंट्रोल नहीं होने के कारण वह बेड पर जो है मूत्र त्याग देगा। लेकिन यह मूत्राशय पर त्याग जो है नियंत्रण कंट्रोल उसे कब मिलने लगता है, तो नॉर्मली 3 से 4 वर्ष के उम्र में वो अपने ब्लेडर पर कंट्रोल करने लगता है मूत्राशय पर, जिससे वह जो है धीरे धीरे बिछावन पर मूत्र त्यागना जो है कम करने लगता है, ठीक है। हो जाता है 3 से 4 वर्ष के बाद भी, देखते हुए कितना बच्चा बेड पर त्याग देता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 वर्ष की उम्र में बच्चे को मूत्राशय पर कंट्रोल मिलने लगता है। कहता है रीएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो माय डियर, रीएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपयोग जो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में करते हैं। सोमैटोफॉर्म होगा या सेमेटोजेशन होगा, ठीक है ना। तो सेमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में रीएट्रीब्यूशन थेरेपी का उपचार किया जाता है, ठीक है।
आगे है कहता है पूर्वाकाल पश्चकाल, एंटेरियो पोस्टेरियर या पेल्विक आउटलेट का व्यास कितना होता है। माय डियर, कहता है कि एंटेरियो और पोस्टेरियर, ठीक है, एंटेरियो और पोस्टेरियर में पेल्विस आउटपुट का डायमीटर कितना होता है, तो 13 सेंटीमीटर। समझ गए, पेल्विस आउटपुट का जो डायमीटर होता है एंटेरियर और पोस्टेरियर की तरह वह 13 सेंटीमीटर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि पेल्विक कैविटी का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो पेल्विक कैविटी होता है ना उसका संरचना कैसा होता है, कमेंट करके बताइए। कहता है गैस्ट्रिक इरिगेशन को और किस नाम से जानते हैं। माय डियर, इरिगेशन के मतलब होता है वाश करना, धोना, और गैस्ट्रिक का मतलब होता है पेट से, यानी स्टोमक वाश, आमाशय, पेट को धोने को हम लोग गैस्ट्रिक इरिगेशन कहते हैं। कभी कभी वर्ड में गैस्ट्रिक इरिगेशन को गैस्ट्रिक लैवेज भी कह देगा, तो गैस्ट्रिक लैवेज अगर आंसर में रहेगा तो लैवेज भी मारेंगे, अगर स्टोमक वाश रहेगा तो स्टोमक वाश मारेंगे, ठीक है। कहता है रक्त का थक्का जमने में किस कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति होता है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि ब्लड फैक्टर्स होता है रक्त के थक्का जमाने के लिए, बट यहाँ पे उत्प्रेरक पूछ रहा है। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट के बात करेगा तो कॉपर C++, ठीक है, सॉरी कैल्शियम C++ होता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है यह दोनों उत्प्रेरक होता है जो आपके रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होता है। बस आपको ऑप्शन में देखना है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन दिया है या Ca++ दिया है। अगर कैटालिस्ट पूछेगा ना, उत्प्रेरक पूछेगा, तो ज़्यादातर मामला में Ca++ ही देगा ऑप्शन में, तो यही मारिएगा। समझ गए, उसके साथ आयरन भी देगा, कॉपर भी देगा, तो आपको कैल्शियम वाला मारना है। आगे है, कहता है टिटनस टैक्सॉइड यानी टीटी का टीका जो होता है किसका उदाहरण है। तो टीटी का जो टीका होता है एक प्रकार के उपार्जित एक्टिव इम्यूनिटी होता है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, उपार्जित एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। समझ गए, दो तरह की इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, तो यह एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। समझ गए। आगे कहता है जन्म के समय कोर्ड क्लैंपिंग और कटिंग की जाती है कब। माय डियर, कहता है कि जन्म के समय जो नाभि नाल होता है उसको कब हम लोग क्लैंप करते हैं, बांधते हैं, और कब जो है कटिंग करते हैं, तो 1 से 2 मिनट, ठीक है, 1 से 2 मिनट में जो है हम इसको क्लैंपिंग और कटिंग करते हैं। समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रसव के बाद जो अवधि होता है उस दौरान माँ को कितनी जांच करनी चाहिए कि इसमें शामिल है। तो माय डियर, आपको मैं बता दूं, एक हेल्थ वर्कर, चाहे आप एएनएम ही जब जॉब में जाएंगे, तो एक महिला जब बच्चे को जन्म दे देती है तो जन्म देने से 42 दिन का जो समय होता है, यानी 6 वीक का जो समय होता है, वह आपका प्रसवोत्तर अवधि कहलाता है, यानी आपका प्यूरिपेनियम पीरियड का पेरेनियम अवधि कहलाता है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग पोस्टपार्टम पीरियड भी कहते हैं। पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है 6 से 8 सप्ताह का समय होता है। समझ गए, और इसमें जो है आपके कम से कम 3 बार एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है विजिट करने जाती है, ठीक है। पहला तो विजिट करने जाती है जन्म के कुछ देर के, डिलीवरी के कुछ देर के बाद ही, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है 3 बार जो है जाती है टोटल विजिट करने। समझ गए, एक प्रसव के बाद महिला के पास, ठीक है ना। आगे चलिए, तो माय डियर, यहाँ पे आपका प्रश्न होता है समापत। मैंने बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो लोग फीटल स्कल के बारे में अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उनको मैं वीडियो दे चुका हूँ, जाकर वीडियो देखिए। 67 नंबर का वीडियो फीटल स्कल, ठीक है, पेल्विस के बारे में भी दे चुके हैं। समझ गए ना, पेल्विक के बारे में भी बता चुके हैं। समझ गए, प्रेजेंटेशन के बारे में भी बता चुके हैं। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है। यह आपका 69 नंबर का वीडियो है, और यह आप लोग ज़रूर देखिए अच्छे से। बहुत अच्छा मैं सिलेक्ट कर के क्वेश्चन लाया हूँ, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा यूजफुल है। ओके, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।